बड़ी बात यह है कि अक्सर देखें तो जवानों के नाम पे पॉलिटिकल पार्टी जो है अलग अलग तरीके से जो है जनता को मोबिलाइज करने की कोशिश करती है। और आपको याद होगा 2019 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें मूल रूप से अभी की जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने जवानों के नाम पे वोट मांगे थे। ख़ास तौर पे जब एक ही गुट में सैनिकों के बीच वेतन वृद्धि को लेकर अगर इतना अंतर देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है वो संवेदनशील है। इनका जो है धरना प्रदर्शन जारी था, आज भी ये प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि अब जो इनकी अवस्था है वो बुजुर्ग अवस्था है और ये जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है देश सेवा में दी है, तो इनकी मांग जो है पूरी तरह से जायज़ है। तो एक बात बताइए कि जिस तरीके से ये भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है वेतन को लेकर, तो ऐसे में मनोबल जो है वो काफ़ी टूटता होगा सैनिकों का। मनोबल टूटता है, दूसरा फिर अफसरों के प्रति जो आस्था रहती है, जो हमने विश्वास किया है वो भी टूटेगा। और एक इस प्रकार से हमारे साथ विश्वासघात हुआ है और ऊपर वालों ने जो मंत्रालय में बैठे हुए उन्होंने अफसरों का विश्वास करके जवानों के वार्स का तो देखा ही नहीं। वो भी देखना चाहिए कि यार जवानों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों। देखिए माइनस वो नहीं होना चाहिए ना। सेल्सियस ये सियाचिन ग्लेशियर की बात कर रहे हैं, वहाँ जो सैनिक डिप्लॉय हैं वो किस तकलीफ से गुजरते हैं, वहाँ की जलवायु कितनी कठोर होती है। और इनका कहना है कि जो आतंकियों के बंदूक से निकलने वाली बुलेट है वो तो भेदभाव नहीं करती है, वो तो सीना नहीं देखती है कि ये साधारण सैनिक हैं या फिर ये ऑफिसर्स हैं। फिर इन चीज़ों में भेदभाव क्यों? मांग जायज़ है। जब आप सोशल मीडिया चलाते हैं और सैनिकों के नाम पर लोग लाइक मांगते हैं कि एक लाइक जवान के लिए, तो आप झट से लाइक करते हैं। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि इस तरह की खबर जो है ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। इन लोगों की मांग बिल्कुल उचित है। ये बिल्कुल इनकी जो दक्षता है, जो मापदंड है, जब ये भर्ती होते हैं तो पूरी शारीरिक दक्षता के साथ जोर शोर से सब कुछ खपा देते हैं ये, और यहाँ तक कि इन्होंने अपनी जीवन खपा दिया है। तो फिर भेदभाव क्यों से जानना चाहूँगा। जनरल बीके चुनाव के बाद बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़े, सांसद बन गए बिल्कुल, और उन्होंने अग्निवीर मुद्दे पर कोई एक बार भी अपना पक्ष नहीं रखा। तो आप सैनिकों का क्या कहना है? देखिए, पहले तो मैं आपसे कुछ ये बताना चाहता हूँ कि अग्निवीर जो लेके आए हैं ये अच्छा भी है और ख़राब भी है, दोनों बातें हैं। अच्छा किस बारे में बता देना चाहता हूँ कि नेशनलिज्म पेट्रोटिज्म को बढ़ाने के लिए सरकार ने इस योजना को लेके आई 4 साल की। अच्छा बस एक ही यही पटल पे है, लेकिन इसके अलावा सब कुछ खराब है। खराब क्यों है कि 4 साल के बाद 75% के चुनाव में नौकरी बदले, मतलब उन्होंने मुझे एक छोटा सा तालाब दिया, बदले में हमने उनको समुंदर लौटा दिया 2019 के चुनाव में। और अब उन्होंने ओरोप 2 में हमारे 28 लाख जवानों के साथ जो भेदभाव किया है, जो हकमारी किया है, जो हमारी वीर नारियों के साथ किया है, जो हमारे विकलांग फौजियों के साथ किया है, अगर इस ओरोप 2 का इन्होंने समय रहते संशोधन नहीं किया, रिवीजन नहीं किया, ओरोप 2 के जो भी विसंगतियां हैं उसको संशोधित नहीं किया, तो आगामी 2019 चुनाव में हम लोग 3.5 करोड़ सदस्य, वोटर सदस्य हैं, बता देता हूं आपके माध्यम से। और कहीं न कहीं जब हम हर घर में पहुंच जाएंगे अपनी तिरंगा और अपने आन बान शान के साथ, तो जब डैमेज कंट्रोल करना इनको मुश्किल हो जाएगा, हम इनको डैमेज कर देंगे। अभी मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पे और यहाँ पे जोरदार तरीके से धरना प्रदर्शन चल रहा है। धरना प्रदर्शन का मुद्दा है 1 रैंक 1 पेंशन। आपने ये टॉपिक जो है ना बार बार टीवी पे देखा होगा, 1 रैंक 1 पेंशन। ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम जो है वो एक तरीके से ये समझिए कि जो हायर रैंक के ऑफिसर्स हैं और जो साधारण सैनिक हैं उनके बीच जो पेंशन को ले, जो मतलब पे स्केल है उसकी बढ़ोतरी को लेकर हो, या फिर बाकी के जो ग्रेड स्केल्स हैं उनको लेकर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। ऐसे में हमारे साथ भूतपूर्व सैनिक जुड़े हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि असल मुद्दे क्या हैं और सरकार से इनकी क्या मांग है। क्या नाम बोलूँ पहले? जी नाम बताइए अपना। नाम मेरा नायब सूबेदार हरिप्रसाद विश्वकर्मा है। मैं कुछ पॉइंट बोलना चाहता हूँ कि जब जवान या अफसर भर्ती होता है तो एजुकेशन के ऊपर भर्ती होता है और शारीरिक फिटनेस के ऊपर और मेडिकल के ऊपर भर्ती होता है। जिस रैंक में वो भर्ती होता है उसी प्रकार से उसकी बेसिक होती है। मैं मोदी सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। पहले बात तो ये कि उन्होंने जो ORP दिया है बहुत अच्छा किया है। ORP 1 किया है और वो ORP 2 दिया है, बहुत अच्छा किया है। जवानों के बारे में और आर्मी के बारे में उन्होंने सोचा है। लेकिन जब एक जवान की बेसिक पे जो होती है,
जेशो की बेसिक पे होती है और अफसर की बेसिक पे होती है। उस बेसिक के ऊपर गवर्नमेंट ने ORP 1 में और ORP 2 में जो फिटमेंट फैक्टर दिया है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस डाला है। जब जवानों का और जेशो का जो फिटमेंट फैक्टर है 2.57 से दिया गया है और अफसरों ने उन्होंने 2.81 से दिया गया। ऐसी विसंगति क्यों? जब जवानों ने जो जवान एक सिपाही से लेके जेशो तक जाता है, उन्होंने जब अफसरों के ऊपर विश्वास किया है तो उन्होंने जवानों के साथ विश्वासघात क्यों किया? ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है, जब जवान एक अफसर 60 साल तक नौकरी करता है और एक जवान 30 साल तक नौकरी करता है। 30 साल तक जब सिपाही से लेके जेशो तक बनता है वो 30 साल तक नौकरी करता है, तो उसके बच्चे में और उनके बच्चे में कितना अंतर है? एक अफसर का बच्चा जो 60 साल की नौकरी में करता है वो वापस उसके योग्य सर्विस के योग्य हो जाता है और उसको सर्विस मिल भी जाती है, और उसका जो पोता होता है और जो जवान का जो बच्चा होता है वो एक ही एज में होता है। तो इतना गैप होने के बाद भी उनको जो फैसिलिटी दी जाती है सब प्रकार से दी जाती है, लेकिन जवानों को वो फैसिलिटी नहीं है। मेरा एक ही अनुरोध है कि गवर्नमेंट जो फिटमेंट फैक्टर अफसर हो चाहे जेशो हो चाहे जवान हो, उनका फिटमेंट फैक्टर एक जैसा होना चाहिए, एक रूपता होना चाहिए, क्योंकि बेसिक पे सबके अलग अलग हैं, बेसिक पे अलग अलग कुछ, लेकिन फिटमेंट फैक्टर तो एक जैसा होना चाहिए। फिटमेंट फैक्टर एक जैसा होगा तो जिस फिटमेंट फैक्टर में उनकी जितनी तनख्वाह बढ़े, अफसर का फिटमेंट बेसिक ज़्यादा तो उनका तनख्वाह ज़्यादा बढ़ेगी, जवान की कम बढ़ेगी, लेकिन उसमें अंतर क्यों डाल? वो नहीं होना चाहिए ना, कि आर्मी तो आर्मी है, आर्मी को एक लेवल में एक जैसे एक रूपता में रखना चाहिए। ऐसा भेदभाव क्या हो? वो भी तो पढ़े लिखे हैं, मंत्री जो मंत्रालय में बैठे हैं वो भी तो जानते हैं कि जवान और क्या है। अफसरों की बात क्यों मानी उन्होंने? और ऐसा होना था तो फिर जो समिति बनाई गई, जो समिति गठन किया उसमें जवान और जेशो को क्यों नहीं लिया गया? उनको भी लेना चाहिए ताकि वो अपनी बात रख सकें। अफसरों ने अपनी बात कर दिया और जवानों उनको पीछा छोड़ दिया। आपने एक बहुत अच्छी बात कही, वो बात मेरे दिल को छू गई। आपने कहा कि साधारण सैनिक भी और हाई रैंक ऑफिसर्स दोनों जो है वो -डिग्री सेल्सियस में एक ही तरह की ड्यूटी करते हैं। इनफैक्ट जो साधारण सैनिक है उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, वो तो हमेशा 24 घंटे तत्पर हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो भेदभाव है ये एकजुटता को कमज़ोर करने वाली चीज़ें हैं। हाँ, देखो वो तो है ही सही, एकजुटता में कमज़ोर तो होना ही है, क्योंकि अफसरों के ऊपर विश्वास टूटेगा ही से। क्यों? एक हाईएलटी जो है, हाईएलटी है वो बेसिक पे आप देते हैं, पर MSP जो मिलिट्री बेसिक पे जो सर्विस है, जो हाईएलटी में नौकरी करता है, वो एक रूपता होना चाहिए, है ना। राशन में अंतर है, MSP पे अंतर है, वो तो सब कुछ जो है सो ठीक है, पर हम तो ये चाहता है कि हम जवानों के वार जेशों के साथ उन्होंने विश्वासघात किया, ये नहीं होना चाहिए। फिटमेंट फैक्टर एक जैसा होना चाहिए, एक रूपता होना चाहिए। अच्छा, अभी हाल ही में देश का जो मॉनसून सत्र वाला बजट है वो जारी किया गया, उसमें कहीं भी सैनिकों को लेकर कोई खास जो है वो रियायत नहीं दी गई, ना कोई चर्चा हुई, ना मैं ये देखता हूँ कि पार्लियामेंट में इसको लेकर कोई डिस्कशन होता है। ऐसे में वर्तमान सरकार से आप लोगों की क्या अपेक्षा है और क्या सवाल हैं उनके लिए? हमारे ये सवाल कि जो महंगाई के अनुसार बजट भी बढ़ाना चाहिए और सभी जेशो और जवान अफसरों को जो भी दिया जाता है तो उनके हिसाब से देना चाहिए, एक रूपता होना चाहिए, बस यही बोलना चाहते हैं और क्या। और जो बजट है, बजट जो दिया गया है उसमें अफसरों ने ज़्यादा फ़ायदा हो तो बजट का अधिकतर परसेंटेज वहाँ चला गया और जेशो जवानों को उसमें कुछ मिला ही नहीं। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है खपा दी है देश सेवा में और प्रदर्शन कर रहे हैं एक रूपता लाने के लिए। समान रूप से सरकार से चाहते हैं कि हमें भी वो फायदा मिले। हम ये चाहते हैं फिटमेंट फैक्टर एक जैसा होना चाहिए। जो परसेंटेज, जिस परसेंटेज से आपने बेसिक पे जो वेतन बढ़ाया है वो एक रूपता होना चाहिए। अफसर जेशो में और अफसर उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। फिटमेंट फैक्टर एक जैसा होना चाहिए। सरकार से भरोसा है, सरकार सुनेगी आपकी बात? हाँ, तो ये तो सरकार में तो हम तो उम्मीद रखते हैं। सरकार क्यों नहीं सुनेगी? क्योंकि जनता ही सरकार को चुनती है और अगर जनता की नहीं सुनेगी तो फिर किसकी सुनेगी? क्योंकि हमारा बहुमत, हम 97% है जेशो और अफसर तो 3% है, और ऐसा हो तो फिर उनको ही घाटा जाएगा। नहीं सुनेगी तो उनको ही नुकसान है उसमें। और सरकार जनता के ऊपर चलती है, जनता जो चाहेगी वो हो सकता है फिर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी राय रखी। हम और लोगों से जुड़ते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं।
ये हमारे साथ एक्स सर्विसमैन हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से जो है सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन है। आप जो ये दोनों जवान को देख रहे हैं, भूतपूर्व एक्स सर्विसमैन है, सैनिक हैं, देश के लिए इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और आज अपनी हक की लड़ाई के लिए ये जंतर मंतर पहुंचे हैं। और मांग ये है कि जो वेतन वृद्धि है उसमें एक रूपता होनी चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक सवाल है, गोली दोनों खाते हैं, ऑफिसर्स भी खाते हैं और जो साधारण सैनिक हैं वो भी खाते हैं, फिर ये जो प्रतिशत वृद्धि है, ये जो ह्यूज मार्जिन है, इसको क्यों नहीं पाटा जा सकता है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो आपका स्वागत है कि आप सैनिक के प्रति इतने हमदर्द हैं कि जंतर मंतर पे आकर के इनकी तकलीफ़ को आप अपने मीडिया से दिखाना चाहते हैं। कहना तो यही है कि जो सरकार जवान और किसान, जिसके वजह से जवान आज रोड पे आंदोलन करने को बाध्य हो गए। हमें वेतन से कोई लेना देना नहीं है, वेतन जो जिस लायक है उनका पेमेंट वो है। हमें कहना है कि वेतन के अलावा जो मिलने वाला भत्ता है, जो हार्डशिप अलाउंसेस हैं, जो मिलिट्री सर्विस पे है, जो सियाचिन ऑप्स की जो अलाउंसेस हैं, वो सब बराबर होना चाहिए। आप जम्मू कश्मीर कभी जाओगे, श्रीनगर, तो देखोगे कि रोड पर हमारे जवान जो है ना, शिस्त लेकर के, राइफल लेके ऐसे खड़े हैं, कब कहाँ से गोली उनके सीने में लग जाए ये भरोसा नहीं होता है। एक दिन जब काट के शाम को वो अपने बैरक में पहुँचते हैं तो उनको लगता है कि एक दिन मेरा बीत गया, और उनके घर पे जो उनकी पत्नी और माँ बाप होते हैं उनको एक दिन कट जाता है कि मेरा बच्चा का जम्मू कश्मीर का एक दिन कट गया। बहुत भावनात्मक दृष्टिकोण से मैं आपसे कह रहा हूँ कि वैसे वीर सैनिकों को ओरोप 2 में दरकिनार कर दिया गया। हमको जो मिलना चाहिए ओरोप 2, माननीय प्रधानमंत्री, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो भ्रम फैलाया जा रहा है देश में कि 15 साल वाले VRS वाले सैनिक को हम ओरोप का लाभ नहीं देंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं, हम सबको देंगे। और उन्होंने ओरोप 1 में सबको दिया है। ओरोप 1 में जब सबको दिया है तो फिर ओरोप 2 में आपने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वाले को क्यों काट लिया? आपने जो भर्ती किया था BRO से, वो 15 साल के लिए भर्ती किया था। बाद में हम अपनी ऊर्जा से, अपनी ज़रूरत को देखते हुए, अपनी काबिलियत को निखारते हुए सेना में कोर्स कैडर करते हैं, प्रमोशन कैडर करते हैं अलग अलग, और तब जाकर के प्रमोशन लेते हैं, नायक हवलदार बनते हैं और हमारी सर्विस एक्सटेंड होती है। इस बीच में भगवान न करे कि जिसके घर में मजबूरी आ जाती है उसको जाना जरूरी हो जाता है और वो छोड़ के चला जाता है। वो तो अपनी इंटरेस्ट से अपना सर्विस बढ़ाना चाहा, सरकार के दबाव में नहीं। वो विलिंग होकर के अपना सर्विस बढ़ाता है। सरकार का तो 15 साल का एग्रीमेंट होता है, वो 15 साल। फिर इसमें इन्होंने कट क्यों किया? मिलिट्री सर्विस पे लेह की ठंड में जो जवान या जम्मू कश्मीर में जो रहता है उसका अलाउंसेस कम, और जो ऑफिसर्स कहीं और रहते हैं, घर में रहते हैं या भगवान इंद्र की सुविधा युक्त संसाधनों से युक्त हैं, उनको अलाउंसेस ज़्यादा। ये बहुत बेमनसता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठंड की प्रकार तो अलग नहीं होती है जो लेकिन आज जब ये जंतर मंतर पे अपनी मांग रख रहे हैं तो आपको यहाँ पे मेन स्ट्रीम की एक मीडिया नहीं दिखेगी। ऐसे मुद्दे अंधकार में क्यों दब जाते हैं? ऐसे मुद्दे टीवी चैनल्स पे क्यों नहीं होते? ये सवाल है। और क्या इनका मांग जायज़ नहीं है? ये भी एक सवाल है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, ये अंकल जी आप देख रहे हैं, ये भी एक्स सर्विसमैन है, पंजाब से आए हैं। मैं चाहूँगा कि कैमरामैन दिखाए, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी उम्र 70 साल से भी अधिक है, कुछ तो हमें 80 के आसपास के दिख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार क्यों नहीं सोचती है? सरकार जब बजट लाती है तो उनके जो मीडिया है, सरकार के स्पॉन्सर्ड मीडिया, वो क्या चलाते हैं? बजट की उल जुलूल करती है, लेकिन मेन मुद्दे को नहीं जाता है। अंकल जी आप बताइए, कहाँ पंजाब से आए हैं आप? हाँ, आप पंजाब से आए हैं। हम अपने डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से। मैं जो साबका फौजियों का ब्लाक समिति का प्रधान हूँ, इस करके आपने जो दिल्ली जाने के लिए मजबूर किया है, अवसर लोगों ने हमको मजबूर किया है। जो उन्होंने पेंशन थी उन्होंने 27,000 सी, उन्होंने 3 गुना हो गई, 81,000 बन गई। साड़ी ही 7170 तो 8500 बनी। इस तो बाद बाना साडा की उस लोगों के मगर लगे रहे अं तो अपने अपना बनाया। जिदा सियाने बोलते ना कि खान पीन बांदरी तो डंडे खान रिस। मुर्दाबाद जिंदाबाद करनू अं, मुर्दाबाद जिंदाबाद करनू अवसर फायदा लैके। देखिए,
मैं इनकी बात को समझाता हूँ। इनका कहना ये है कि ये उन लोगों की बात कह रहे हैं जो नाखून कटाकर शहीद होते हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन कम है वो फायदे में है, और जिनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है वो हाशिए पर है, मार्जिनलाइज्ड है। और जाहिर सी बात है, देखिए ये चीज़ें इवैल्यूएशन करने की है, मूल्यांकन करने की है। आप खुद अगर मूल्यांकन करेंगे, वहाँ पे एक चार्ट लगा हुआ है, मैं आपको जाकर दिखाऊंगा कि उसमें जो पे स्केल है, देखिए इन लोगों को वेतन से कोई लेना देना नहीं है, सभी का वेतन जो ग्रेड है वो अलग है, लेकिन जो वृद्धि है प्रतिशत में, जिसमें मार्जिन आप देख रहे हैं, उनसे इन्हें प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी बात यह है कि 97% जो हैं वो सैनिक हैं और 3% जो हैं वो हाई रैंक ऑफिसर्स हैं। तो ज़्यादा मार्जिन, ज़्यादा बजट किसके लिए होना चाहिए, ये आप खुद ही मूल्यांकन कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और बताइए कि जहाँ तक इतने रहेंगे हम, जो धरना पूरा हरिया मंगा मंगेंगे, फिर जावेंगे हम, भावें हर साल लग जाए साडा, लावेंगे पूरा। अच्छा, धरना तो पूरा जोर लावेंगे। अच्छा, ठीक है, धरना जिन्ना धरना नहीं चलेगा, अं कोई गल नहीं, साबका फौजियाँ सारे अं कोई फिक्र नहीं, सारा कोई पेंशन मिलती है, थोड़ी बहुती भाव मिलती है, पर अं इधर रहेंगे, पूरा धरना कामयाब करेंगे अपना। जब सेंटर सरकार में अपने मंगा मना के फिर वापस जाएंगे, हर जिन्हें से मर्जी लग जाए थे। अच्छा, अंकल का कहना है कि हम वापस तभी जाएंगे जब इनकी मांगे पूरी होगी, चाहे समय कितना भी लग जाए। पूरा धरना ही पर मजबूर करके जाएंगे। तो सेंटर सरकार जिनसे हरी मंगा नहीं मांगती, उन्हें जब नहीं जाएंगे इसमें। हाँ, इतने रहेंगे, धरने का पूरा मजबूर करके अपना फिर जाएंगे पंजाब में, मांग जब जायज होती है तो सरकार को भी झुकना पड़ता है, और इसका जीता जागता उदाहरण आपने किसान आंदोलन में देखा है। सरकार ने कैसे अपने ही फैसले को वापस लिया था और बाद में खुद को जस्टिफाई करने की एक कोशिश थी। और भी आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि जब आप इतने दिनों तक सर्विस में रहे, तो किस तरह की खास फैसिलिटीज़ जो है आपको मिली, और कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ जो है जिससे आज भी आपको लगता है कि साधारण सैनिक महरूम है? देखिए, कुछ बातें ऐसी होती है जिसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। सुविधाएं की बात है, जैसे जैसे दुर्गम जगहों पे लोग जहां रहता है वहां वैसी सुविधाएं मिलती हैं। सबसे मूलभूत सुविधा जो सैनिकों को मिलना चाहिए, छुट्टी आने जाने के क्रम में उनको रिजर्वेशन का नहीं मिलना। वो धक्के खा करके ट्रेन की लैट्रिन के बोगी में खड़े होकर के वो बेचारे घर आते जाते हैं, जो आज भी देखने को मिलता है। रिजर्वेशन और उनको समय पर छुट्टी नहीं मिलता है, ये चीज़ देखने को मिलता है। बाकी जो वर्दी में जो ये है दुर्भावना है कि जो इशू वाला कपड़ा होता है, ऑर्डिनेंस का जो इशू किया जाता है, वो पहनने लायक नहीं होता है, लेकिन अफसर ज़बरदस्ती जो है उनको खरीदवाते हैं और वो इशू वाला कपड़ा पहन नहीं पाते हैं। ये सब कुछ हैं, बाकी तो नहीं कह सकते हैं। जवानों के अंदर, जो सेना के अंदर है, चूँकि उनके वहाँ पर मीडिया वगैरह नहीं जा पाती है, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसको कि सेना की हम उसको उजागर नहीं कर सकते हैं, वो अंडर मतलब सिक्योरिटी के तौर पे है। लेकिन बहुत सी बातें हैं जो कि हैं और वो हर विभाग में होती हैं, खासकर सेना की बातों को हम लोग नहीं बाहर रख सकते हैं। आप हम पूर्व सैनिकों के मुद्दे के ऊपर आप बात कर रहे हैं, उस पर आप बात कर सकते हैं हमसे कुछ भी। जो कॉमन चीज था वो बता दिया कि आने जाने में रास्ते में कहीं रिजर्वेशन नहीं होता, धक्का खा के जवानों को समय पर छुट्टी नहीं मिलने के कारण जो है परेशानियां होती है। और जो इशू किया हुआ वर्दी होता है वो पहनने नहीं दिया जाता, बोला नहीं खरीद करके पहनो, बढ़िया ये करो। जो अपना अग्निवीर आई है, इसके ऊपर भी जो बातें हुई हैं, अग्निवीर के ऊपर भी ये बात कह सकते हैं कि जो लाए सेना को कमजोर करने की साजिश है और पेंशन को खत्म करने का एक जरिया है। मैं वो किस लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक चीज़ और, मैं 70% को कितनी नौकरी आप दे दोगे, इसकी क्या गारंटी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि हम भी 17 साल नौकरी करके आए, हमको आपने कहाँ नौकरी दे दिया जो आज हम लोग भटक रहे हैं। तीसरी बात ये है कि आप 25% को कह रहे हो कि हम सेना में रखेंगे और 75% को बाहर कर देंगे, और इसके साथ इसको आप इसलिए लेके आए हैं कि पेंशन को आप ख़त्म कर सकें, फौज की पेंशन को ख़त्म कर सकें। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आप एक सर्विसमैन और सेना के पेंशन के पीछे पड़े हैं, तो आप अपनी पेंशन क्यों नहीं ख़त्म कर लेते हैं? आप अपनी पेंशन क्यों नहीं ख़त्म कर लेते हैं, जिसको कि आप 3-3 पेंशन लेते हैं सरकार। आप बोलते हैं रक्षा बजट बढ़ाने के लिए, चाहे सरकार भारत देश के अंदर कभी डेंगू हो जाए, कभी कोरोना हो जाए, तो कभी डीए मार देंगे, कभी कुछ कर देंगे। आप अपनी पेंशन, अपनी सुविधाएं, उसके ऊपर क्यों नहीं ये कई चीज़ चलाते हैं? ये क्वेश्चन जायज़ है, आप समझिएगा इस चीज़ को। और जितनी सुविधाएं आपके पास हैं, एक जवान जिंदगी बीत जाती है नौकरी करते करते, खींच खाच के एक मकान कहीं बना पाता है तो कहीं एक गाड़ी ले पाता है, लेकिन नेता बनते ही
स्कॉर्पियो से लेके फॉर्च्यूनर तक आपके पास आ जाती है। भारत देश की जनता का दिया हुआ टैक्स का पैसा, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस जगह पर जाना चाहिए उससे ज़्यादा उन जगहों पर जाता है जिस जगह पर उसकी आवश्यकता नहीं है। भारत के जितने भी नेता मंत्री हैं उनका टैक्स तक उस सरकार के दिए हुए जनता के पैसे से जमा होता है। कहाँ का न्याय है? आप हमारी एक पेंशन के पीछे पड़े, आप अपनी 3-3 पेंशन ले रहे हैं। किसको ज़्यादा पेंशन की ज़रूरत है, जो देश के लिए शहीद हो रहा है या उसके लिए जो कि फॉर्च्यूनर गाड़ी और गाड़ियों में घूम के ऐश कर रहे हैं? जब आपको नेता बनना रहता है तो आप गली गली जाते हैं, लेकिन जब वही गली का आदमी आपके दरवाजे पे जाके किसी बात को रखता है तो आप मिलते नहीं हैं या तो आप समय नहीं देते हैं। ये है राजनीति। देखिए, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पे उल्लेख नहीं करूँगा, उनका नाम अंकित नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं तमाम नेताओं से कहना चाहता हूँ, ये वो सैनिक हैं जो देश में जनरल डब्बों में सफ़र करते हैं। और ये चीज़ मैंने खुद देखी है। अभी हाल ही में जब मैं सफ़र कर रहा था तो बहुत सारे सैनिकों को मैंने संघर्ष करते हुए देखा स्लीपर डब्बों में। ये बात बिल्कुल जायज़ है। जनता का जब कोई एक बार प्रतिनिधि बनता है तो उसके लिए सुविधाएँ जो है ना, वो मतलब कभी ना खत्म होने वाली सुविधाएँ जैसी होती है। मुझे याद है कि एनडीएमसी इलाके में ही एक मिनिस्टर के वहाँ पे गया था किसी काम से, तो मुझे पता चला कि इंटरनेट के नाम पे 10-10 हज़ार रुपये दिए जाते हैं, जबकि आपको पता है कि इस देश में डेटा पैक कितना सस्ता है। तो जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके लिए इतनी सुविधाएं हैं। पार्लियामेंट में जो खाना मिलता है वो इतना सस्ता है, उसमें इतनी सब्सिडी मिलती है जिसकी मतलब अगर आप देखेंगे ना तो आप चौंक जाएंगे कि इस तरह की सुविधाएँ मिलती है नेताओं को। लेकिन जो देश के असली हीरो हैं, सच्चे हीरो हैं, उनकी बात आप देख ही रहे हैं। मेरे सांसद केंद्रीय मंत्री हैं। मैं माननीय गिरिराज सिंह के संसदीय क्षेत्र का रहने वाला हूं। बेगूसराय मेरा घर हुआ। आज आप लोधी स्टेट 27 नंबर बंगला है उनका, उनसे माननीय से जाके पूछ लीजिए। मैं डीब्रीफिंग में था इलेक्शन के कल होकर के माननीय मंत्री जी के साथ, उस समय चुनाव लड़े थे। उस समय एक एक वोट जोड़ करके हम लोग देख लिए तो 1,80,000 वोट से बड़ी मुश्किल से जीत हो रही थी। लेकिन हम पूर्व सैनिकों ने जान जी लगा दिया इनके लिए, 4.25 लाख वोट से जीते हैं माननीय गिरिराज सिंह। ये देह, ये सैनिक संघ उनके लिए काम किया, बीजेपी के लिए काम किया। मैं आप गोपनीय तरीके से बोले, मैं खुल्ला बोलता हूँ कि 2019 के चुनाव में भारतीय सेना के जितने भी पूर्व सैनिक थे जी जान लगा दिए, जिसका परिणाम आज इनका पूर्ण सत्ता का सरकार है। लेकिन उन्होंने ओरोप 2 दिया था, बहुप्रतीक्षित मांग था, 70 साल का मांग था ओरोप, इन्होंने दिया माननीय मोदी जी ने। लेकिन देखिए, गिरिराज सिंह के बारे में हमेशा कहा जाता है बीजा मंत्री, कुछ लोग उन पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं बीजा मंत्री, क्योंकि सैनिकों की आड़ में वो अक्सर जो है पॉलिटिसाइज करते हैं मुद्दों को, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन आज वही सैनिक जिन्होंने 2019 के लोकसभा इलेक्शन में ये खुद कह रहे हैं कि मामला पोलराइज्ड हो गया था, उसमें वो हार भी सकते थे। उस समय बेगूसराय सीट जो थी हॉट सीट बनी हुई थी, देश भर की मीडिया ने वहाँ पे अपना अड्डा गाड़ दिया था। इन लोगों ने उन्हें जितवाया था इस उम्मीद से कि शायद सैनिकों की स्थिति बेहतर होगी, जो लोग देश सेवा में हैं उनकी स्थिति बेहतर होगी। लेकिन आज उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। सबसे मुझे तो इस बात को लेकर हैरानी होती है कि जब बजट पास किया गया, ये बजट काफ़ी हास्यास्पद था, रेडिकुलस था। कोई भी इंसान जो पढ़ा लिखा है और उस बजट का अगर वो सही से एनालिसिस करे, विश्लेषण करे, तो उन्हें पता चलेगा कि इस बजट में आम आदमी के लिए तो कुछ है ही नहीं, देश के भूतपूर्व सैनिकों के लिए कुछ तो है ही नहीं। और सबसे बड़ा मुद्दा अग्निवीर का मुद्दा थोड़े बहुत आंदोलन के बाद, हिंसक प्रदर्शन के बाद दब गया। लेकिन जरा सोचिए, अग्निवीर में कौन बच्चे जाते हैं, किस वर्ग के बच्चे जाते हैं? आम आदमी के बच्चे जाते हैं उसमें, किसी उद्योगपति के बच्चे नहीं जाते। सरकार ने अग्निवीर को भी पास करवा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि एक जो जॉब थी जिसमें बच्चे तन मन धन के साथ जाते थे, एक उनके अंदर जो है आशा रहती थी कि हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, सरकार ने उसको भी 4 साल के फ्रेम में डाल दिया। आम लोगों के लिए कुछ बचा नहीं। ऊपर से जो ये प्रदर्शन हो रहा है इसकी भी ये, हालांकि ये लोग तो काफ़ी तटस्थ हैं, कहते हैं कि हम बिल्कुल ज़ोर शोर से इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। आगे हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। खैर, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या उम्मीद है ये प्रदर्शन जो है आगे तक पहुँचेगी? देखिए, प्रदर्शन की आवाज़ सरकार तक जरूर पहुंच चुकी है और आप लोगों के माध्यम से पहुंच जाएगी। उनको करना नहीं करना उनके विवेक पर है, और मुझे उम्मीद है, पूरा भरोसा है माननीय मोदी जी की कैबिनेट से, माननीय मोदी जी सरकार से, कि जरूर इसमें जो विसंगतियां हुई है इसको जरूर वो संशोधित करेंगे। अगर संशोधित नहीं करेंगे तो फिर वही जो राम रच रखा है। अंकल, कब तक चलेगा ये प्रदर्शन? चलेगा,
अभी तो उन्हें हम महीने का प्रोग्राम बनाया, जब तक चलेगा चलेगा, फिर वहीं इधर रहेंगे और क्या करेंगे। जब हमारे मंगा नहीं मनेंगे सेंट्रल सरकार तो क्या करेगी। इन्हें क्या ना वादा किया ही कि 2006 तो ही 1 रैंक 1 पेंशन करांगे, तो 1 रैंक 1 पेंशन नहीं की जाने साड़ी जी अवसर लोगों को देती जाने अगर दसिया भी उन्होंने 27,000 तो 81,000 होगी, साड़ी 4000 4600 7100 की सानू जानी कि 2.57 दी आ, अफसर को 3 पॉइंट पूरे देते हैं। तो इन्होंने सिपाही तो ओनली कैप्टन तक ना इन्होंने हर नाल गद्दारी की है सेंटर सरकार ने, इस करके अं इन्हें धरना लाना पिया। जो धरना पंजाब के गुरदासपुर से चलकर दिल्ली के जंतर मंतर पार आकर एक बुजुर्ग जो कि भारत के एक्स सर्विसमैन है, अपना पूरा जीवन खपा दिया। सरकार को इनकी बात जरूर सुननी चाहिए। बाकी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं जो इन्होंने एमएसपी, सर्विस पेंशन, ये सारी चीज़ें जो है उनका वो एक बैनर लगा रखा है, लेकिन मैं वो आपको दिखा के समझाना चाहूँगा उस चार्ट में कि किस प्रकार से जो अंतर है वो आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा और आपको समझ में आएगा कि कितना भेदभाव है, कितना डिस्क्रिमिनेशन है और इनकी मांग कहाँ तक जायज़ है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको कैसी लगी। ऐसे ही और मुद्दे हम आपके साथ लाते रहेंगे। देखिए एचएनएन दस्तक। धन्यवाद। 70% को कितनी नौकरी आप दे दोगे इसकी क्या गारंटी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि हम भी 17 साल नौकरी करके आए, हमको आपने कहाँ नौकरी दे दिया जो आज हम लोग भटक रहे हैं। तीसरी बात ये है कि आप 25% को कह रहे हो कि हम सेना में रखेंगे और 75% को बाहर कर देंगे, और इसके साथ इसको आप इसलिए लेके आए हैं कि पेंशन को आप ख़त्म कर सकें, फौज की पेंशन को ख़त्म कर सकें। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आप एक सर्विसमैन और सेना के पेंशन के पीछे पड़े हैं, तो आप अपनी पेंशन क्यों नहीं ख़त्म कर लेते हैं? आप अपनी पेंशन क्यों नहीं ख़त्म कर लेते हैं, जिसको कि आप 3-3 पेंशन लेते हैं सरकार। आप बोलते हैं रक्षा बजट बढ़ाने के लिए, चाहे सरकार भारत देश के अंदर कभी डेंगू हो जाए, कभी कोरोना हो जाए तो कभी डीए मार देंगे, कभी कुछ कर देंगे। आप अपनी पेंशन, अपनी सुविधाएँ, उसके ऊपर क्यों नहीं ये कई चीज़ चलाते हैं? ये क्वेश्चन जायज़ है, आप समझिएगा इस चीज़ को। और जितनी सुविधाएं आपके पास हैं, एक जवान जिंदगी बीत जाती है नौकरी करते करते, खींच खाच के एक मकान कहीं बना पाता है तो कहीं एक गाड़ी ले पाता है, लेकिन नेता बनते ही स्कॉर्पियो से लेके फॉर्च्यूनर तक आपके पास आ जाती है। भारत देश की जनता का दिया हुआ टैक्स का पैसा, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस जगह पर जाना चाहिए उससे ज़्यादा उन जगहों पर जाता है जिस जगह पर उसकी आवश्यकता नहीं है। भारत के जितने भी नेता मंत्री हैं उनका टैक्स तक उस सरकार के दिए हुए जनता के पैसे से जमा होता है। कहाँ का न्याय है? आप हमारी एक पेंशन के पीछे पड़े, आप अपनी 3-3 पेंशन ले रहे हैं। किसको ज़्यादा पेंशन की ज़रूरत है, जो देश के लिए शहीद हो रहा है या उसके लिए जो कि फॉर्च्यूनर गाड़ी और गाड़ियों में घूम के ऐश कर रहे हैं? जब आपको नेता बनना रहता है तो आप गली गली जाते हैं, लेकिन जब वही गली का आदमी आपके दरवाजे पे जाके किसी बात को रखता है तो आप मिलते नहीं हैं या तो आप समय नहीं देते हैं। ये है राजनीति। देखिए, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पे उल्लेख नहीं करूँगा, उनका नाम अंकित नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं तमाम नेताओं से कहना चाहता हूँ, ये वो सैनिक हैं जो देश में जनरल डब्बों में सफ़र करते हैं। और ये चीज़ मैंने खुद देखी है। अभी हाल ही में जब मैं सफ़र कर रहा था तो बहुत सारे सैनिकों को मैंने संघर्ष करते हुए देखा स्लीपर डब्बों में। ये बात बिल्कुल जायज़ है। जनता का जब कोई एक बार प्रतिनिधि बनता है तो उसके लिए सुविधाएँ जो है ना, वो मतलब कभी ना खत्म होने वाली सुविधाएँ जैसी होती है। मुझे याद है कि एनडीएमसी इलाके में ही एक मिनिस्टर के वहाँ पे गया था किसी काम से, तो मुझे पता चला कि इंटरनेट के नाम पे 10-10 हज़ार रुपये दिए जाते हैं, जबकि आपको पता है कि इस देश में डेटा पैक कितना सस्ता है। तो जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके लिए इतनी सुविधाएं हैं। पार्लियामेंट में जो खाना मिलता है वो इतना सस्ता है, उसमें इतनी सब्सिडी मिलती है जिसकी मतलब अगर आप देखेंगे ना तो आप चौंक जाएंगे कि इस तरह की सुविधाएं मिलती है नेताओं को। लेकिन जो देश के असली हीरो हैं, सच्चे हीरो हैं, उनकी बात आप देख ही रहे हैं। मेरे सांसद केंद्रीय मंत्री हैं। मैं माननीय गिरिराज सिंह के संसदीय क्षेत्र का रहने वाला हूं। बेगूसराय मेरा घर हुआ। आज आप लोधी स्टेट 27 नंबर बंगला है उनका, उनसे माननीय से जाके पूछ लीजिए। मैं डीब्रीफिंग में था इलेक्शन के कल होकर के माननीय मंत्री जी के साथ, उस समय चुनाव लड़े थे। उस समय एक एक वोट जोड़ करके हम लोग देख लिए तो 1,80,000 वोट से बड़ी मुश्किल से जीत हो रही थी। लेकिन हम पूर्व सैनिकों ने जान जी लगा दिया इनके लिए, 4.25 लाख वोट से जीते हैं माननीय गिरिराज सिंह। ये देह, ये सैनिक संघ उनके लिए काम किया, बीजेपी के लिए काम किया। मैं आप गोपनीय तरीके से बोले, मैं खुल्ला बोलता हूं कि 2019 के चुनाव में
भारतीय सेना के जितने भी पूर्व सैनिक थे जी जान लगा दिए, जिसका परिणाम आज इनका पूर्ण सत्ता का सरकार है। लेकिन उन्होंने ओरोप 2 दिया था, बहुप्रतीक्षित मांग था, 70 साल का मांग था ओरोप, इन्होंने दिया माननीय मोदी जी ने। लेकिन 2019 के चुनाव में जिसके बदले मतलब उन्होंने मुझे एक छोटा सा तालाब दिया, बदले में हमने उनको समुंदर लौटा दिया 2019 के चुनाव में। और अब उन्होंने ओरोप 2 में हमारे 28 लाख जवानों के साथ जो भेदभाव किया है, जो हकमारी किया है, जो हमारी वीर नारियों के साथ किया है, जो हमारे विकलांग फौजियों के साथ किया है, अगर इस ओरोप 2 का इन्होंने समय रहते संशोधन नहीं किया, रिवीजन नहीं किया, ओरोप 2 के जो भी विसंगतियां हैं उसको संशोधित नहीं किया, तो आगामी 2019 चुनाव में हम लोग 3.5 करोड़ सदस्य, वोटर सदस्य हैं, बता देता हूं आपके माध्यम से। और कहीं न कहीं जब हम हर घर में पहुंच जाएंगे अपनी तिरंगा और अपने आन बान शान के साथ, तो जब डैमेज कंट्रोल करना इनको मुश्किल हो जाएगा, हम इनको डैमेज कर देंगे। देखिए, गिरिराज सिंह के बारे में हमेशा कहा जाता है बीजा मंत्री, कुछ लोग उन पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं बीजा मंत्री, क्योंकि सैनिकों के यार में वो अक्सर जो है पॉलिटिसाइज करते हैं मुद्दों को, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन आज वही सैनिक जिन्होंने 2019 के लोकसभा इलेक्शन में ये खुद कह रहे हैं कि मामला पोलराइज्ड हो गया था, उसमें वो हार भी सकते थे। उस समय बेगूसराय सीट जो थी हॉट सीट बनी हुई थी, देश भर की मीडिया ने वहाँ पे अपना अड्डा गाड़ दिया था। इन लोगों ने उन्हें जितवाया था इस उम्मीद से कि शायद सैनिकों की स्थिति बेहतर होगी, जो लोग देश सेवा में हैं उनकी स्थिति बेहतर होगी। लेकिन आज उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। सबसे मुझे तो इस बात को लेकर हैरानी होती है कि जब बजट पास किया गया, ये बजट काफ़ी हास्यास्पद था, रेडिकुलस था। कोई भी इंसान जो पढ़ा लिखा है और उस बजट का अगर वो सही से एनालिसिस करे, विश्लेषण करे, तो उन्हें पता चलेगा कि इस बजट में आम आदमी के लिए तो कुछ है ही नहीं, देश के भूतपूर्व सैनिकों के लिए कुछ तो है ही नहीं। और सबसे बड़ा मुद्दा अग्निवीर का मुद्दा थोड़े बहुत आंदोलन के बाद, हिंसक प्रदर्शन के बाद दब गया। लेकिन जरा सोचिए, अग्निवीर में कौन बच्चे जाते हैं, किस वर्ग के बच्चे जाते हैं? आम आदमी के बच्चे जाते हैं उसमें, किसी उद्योगपति के बच्चे नहीं जाते। सरकार ने अग्निवीर को भी पास करवा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि एक जो जॉब थी जिसमें बच्चे तन मन धन के साथ जाते थे, एक उनके अंदर जो है आशा रहती थी कि हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, सरकार ने उसको भी 4 साल के फ्रेम में डाल दिया। आम लोगों के लिए कुछ बचा नहीं। ऊपर से जो ये प्रदर्शन हो रहा है, इसकी भी ये, हालांकि ये लोग तो काफ़ी तटस्थ हैं, कहते हैं कि हम बिल्कुल ज़ोर शोर से इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। आगे हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। खैर, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या उम्मीद है ये प्रदर्शन जो है आगे तक पहुँचेगी? देखिए, प्रदर्शन की आवाज़ सरकार तक ज़रूर पहुंच चुकी है और आप लोगों के माध्यम से पहुंच जाएगी। उनको करना नहीं करना उनके विवेक पर है। और मुझे उम्मीद है, पूरा भरोसा है माननीय मोदी जी की कैबिनेट से, माननीय मोदी जी सरकार से, कि ज़रूर इसमें जो विसंगतियां हुई है इसको ज़रूर वो संशोधित करेंगे। अगर संशोधित नहीं करेंगे तो फिर वही जो राम रचि रखा। अंकल, कब तक चलेगा ये प्रदर्शन? चलेगा, अभी तो हम महीने का प्रोग्राम बनाया, जब तक चलेगा चलेगा, फिर वहीं इधर रहेंगे और क्या करेंगे। जब हमारे मंगा नहीं मनेंगे सेंट्रल सरकार तो क्या करेगी। इन्हें क्या ना वादा किया ही कि 2006 तो ही 1 रैंक 1 पेंशन करांगे, तो 1 रैंक 1 पेंशन नहीं की साड़ी जी औसर लोगों को देती। जाने अगर दसा भी उन्होंने 27,000 तो 81,000 होगी, साड़ी 4000 4600 7100 की, सानू जानी कि 2.57 दी आ, औसर 3 पॉइंट पूरा देते हैं। तो इन्होंने सिपाही तो ओनली कैप्टन तक ना इन्होंने हर नाल गद्दारी की है सेंटर सरकार ने, इस करके अं इन्हें धरना लाना पाया। पंजाब के गुरदासपुर से चलकर दिल्ली के जंतर मंतर पार आकर एक बुजुर्ग जो कि भारत के एक्स सर्विसमैन है, अपना पूरा जीवन खपा दिया। सरकार को इनकी बात जरूर सुननी चाहिए। बाकी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, जो इन्होंने एमएसपी, सर्विस पेंशन, ये सारी चीज़ें जो है उनका वो एक बैनर लगा रखा है। लेकिन मैं वो आपको दिखा के समझाना चाहूँगा उस चार्ट में कि किस प्रकार से जो अंतर है वो आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा और आपको समझ में आएगा कि कितना भेदभाव है, कितना डिस्क्रिमिनेशन है और इनकी मांग कहाँ तक जायज़ है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको कैसी लगी। ऐसे ही और मुद्दे हम आपके साथ लाते रहेंगे। देखिए HNN दस्तक। धन्यवाद।